नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल करेंगे बीबीसी के ऊपर कार्रवाई पर हो रही सियासत के खिलाफ और पूछेंगे कि क्या सरकारी एजेंसियां काम करेंगी तो आपातकाल कहा जाएगा। हम इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि विपक्ष के उस आरोप में कितना दम है जिसमें बीबीसी पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को गुजरात दंगों की डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा जा रहा है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि पिछले 6 घंटे से बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई अभी भी चल रही है। दोपहर के करीब 12 बजे दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तरों में आयकर विभाग की टीम ने दबिश डाली थी, सर्वे का काम शुरू किया था और तब से दोनों जगहों पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है। दरअसल बीबीसी पर मुनाफे की राशि को डाइवर्ट करने का आरोप है। इसी को लेकर इनकम टैक्स की विभाग बीबीसी के दस्तावेज खंगाल रही है, लेकिन इस कार्रवाई पर सियासत हो रही है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है और सरकार को घेर रही है। इस कार्रवाई को बीबीसी के उस डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा जा रहा है जो कुछ दिनों पहले गुजरात दंगों को लेकर बनाई गई थी। उधर सरकार कह रही है कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, सरकारी एजेंसियां वहां पर एक्शन लेंगी। आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्री आखिर क्या थी, आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आज क्या हुआ, विवाद कैसे बढ़ता चला गया। आज हम इसी पर सियासी टक्कर करेंगे। हमारे साथ होंगे बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी सांसद और कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोहन गुप्ता। टक्कर की हम शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आप लोग कौन आराम से बात करोगे। इनकम टैक्स की टीम पहुंची तो दिल्ली स्थित बीबीसी के दफ्तर में हड़कंप मच गया। वारंट आपको पता है? दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के फोन रखवा लिए गए और फिर शुरू हुई कार्रवाई। वारंट आपको पता है? वारंट सीट हो चुका है, लिखा हुआ वारंट। इस बीच मुंबई के बीबीसी दफ्तर में भी आयकर विभाग की दबिश की खबर आई। पता चला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम दिल्ली से लेकर मुंबई तक बीबीसी के दफ्तरों में टैक्स से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। बीबीसी दफ्तरों की कार्रवाई जैसे ही फैली, सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बीबीसी का जो इतिहास है कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। कुछ दिनों पहले बीबीसी ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसको लेकर खूब बवाल मचा था। हिंदू संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ मोर्चा खोला था और कांग्रेस ने सरकार पर डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का आरोप लगाया। जेएनयू समेत देश के कई यूनिवर्सिटी में लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठनों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखने को लेकर हंगामा किया था। अब कांग्रेस बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग की कार्रवाई को उसी डॉक्यूमेंट्री विवाद से जोड़ रही है। आयकर, ईडी, सीबीआई मोदी जी के ऐसे हथियार हैं इस सरकार के। कह दिया जाता है कि वो उनका स्वतंत्र कार्य है, पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का बनना, छापे, दोनों का समय कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। अगर वास्तव में देश को नुकसान पहुंचाने का काम किसी ने किया है और उसके कारण से जानकारी प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से होना चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत इससे कई गुना बढ़ाना चाहिए जिससे कम से कम ये भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार से रोक लगे। बीबीसी दफ्तर पर आईटी विभाग के एक्शन को लेकर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। जो आयकर इनकम टैक्स रेड है बीबीसी के ऊपर, ये टाइमिंग लेकर थोड़ा क्वेश्चन है। ये क्या नॉर्मल प्रोसेस है आईडी का या एक विंडिक्टिव प्रोसेस है उस डॉक्यूमेंट्री के लिए? थोड़ी मोहब्बत करिए, थोड़ी मोहब्बत फैलाइए। इतनी नफरत से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को और दुनिया के अलग अलग संस्थाओं को, इस देश की छवि जो है उनके सामने खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी की। आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर गरमाई सियासत जल्द खत्म नहीं होगी। इस सर्वे को लेकर अभी कई तीखे सवाल उठेंगे। इस बहाने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के हमले और तेज होंगे। आज तक ब्यूरो। आज ज्यादा मेहमान नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी सांसद प्रवक्ता बीजेपी के और रोहन गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं इस आईटी की कार्रवाई पर जो बीबीसी के खिलाफ की गई है।
बीबीसी दफ्तर में आईटी सर्वे पर बोले अनुराग ठाकुर, देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा है। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है, और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे, और कोई भी देश में न्याय से ऊपर तो या हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि देश की व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता, और ये वक्त वक्त पर अनियमितताओं को देखते हुए ऐसी कार्रवाई आईटी डिपार्टमेंट करता है, वो जानकारी देंगे। लेकिन हाथ का विदेशी साथ और उस हाथ से होता हुआ करामात, ये आरोप वो लगा रहे हैं रोहन जी, क्योंकि बीबीसी को इस वक्त सपोर्ट करते हुए आप दिख रहे हैं, और आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नोटिसेस हमने दिए थे उससे उन्होंने कंप्लाई नहीं किया था। इसी के साथ ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स जो हैं और उन्होंने प्रॉफिट्स को डाइवर्ट किया, अनियमितताएं हैं जिसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है। ऐसे में इसको सीधा डॉक्यूमेंट्री से जोड़ देना और बदले की कार्रवाई कहना कहां तक सही है? अंजना जी देखिए, जब भी भाजपा की निंदा होती है उनकी नींद उड़ जाती है, और जैसे ही नींद उड़ जाती है उनकी बौखलाहट शुरू हो जाती है। मुझे ध्यान है अंजना जी कि ऐसे कई मुद्दों पे हमने आपसे जो डिबेट हुई है, जहां पे जैसे ही किसी ने विरोध का स्वर भाजपा के खिलाफ उठाया, या तो वो देशद्रोही हो जाता है, या उसके पीछे जांच एजेंसियां पड़ जाती है, या पुलिस पड़ जाती है, और वो कोई भी हो, वो हमारा एमएलए जिग्नेश मेवानी हो जिसने कुछ नहीं कहा था फिर भी उसके ऊपर आसाम में केस हो गया और वो जेल में चले गए हो, वो कोई न्यूज चैनल हो जो इनके खिलाफ न्यूज छापता हो, जो सच दिखाता हो, उनके ऊपर रेड की बात हो, कोई न्यूज पोर्टल हो जो इनके खिलाफ रिपोर्ट सच छापे, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो, या बीबीसी की बात हो। हम यहाँ पे बीबीसी को डिफेंड करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे इसलिए बैठे हुए अंजना की जो आवाज कुचलने की जो भाजपा की रणनीति है, हर बार जब सच सामने आता है भाजपा की बौखलाहट बढ़ जाती है। चीन के मुद्दे पे 50 बार कांग्रेस ने कहा, हर पार्टी ने कहा कि देखिए भाई साहब, हमारी जो सरजमी है उसमें चीन घुस रहा है, कोई एक्शन नहीं। परसों भी रिपोर्ट लद्दाख में आई, और जो लोग भी ये छापते हैं, ये लोग चीन को नहीं रोक पाते हैं, ये लोग उसको जो छापते हैं उसको रोकने में लगते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सच अगर देश की जनता के दिमाग में चल गया, इनकी सत्ता की जो नैया है वो बिखर जाएगी। मुद्दा यहां पे अंजना जी क्या है, बात हम बीबीसी की कर रहे हैं या कोई भी बात कर रहे हैं, मुद्दा एक ही है कि जो आवाज कुचलने की बात या लोकतंत्र की आवाज कुचलने की जो नीति रही है, हमने जब किसान आंदोलन देखे थे अंजना जी, तब भी देखा कि किसान इनके लिए देशद्रोही हो गए थे। जब नोटबंदी की आई, जो भी इकोनॉमिस्ट सही बोलता था वो इनके लिए देशद्रोही हो गए थे। तो हर मुद्दे पे इनका पैटर्न देखिए कि जो भी इनका विरोध करते हैं उनको ये लोग देशद्रोही बनाते तो डरा देते हैं, और मैसेज ये भेजते हैं कि एक आदमी के ऊपर अगर हमने एक्शन लिया तो 10 बोलने वाले लोग हैं उनकी आवाज को कुचल दी जाए। यही इनका तरीका है, पर कब तक कुचलेंगे? संसद में आवाज कुचलेंगे, राहुल जी ने कुछ बोला तो उसके ऊपर भी एक्शन लेते रहिए ना। आपका पाप का घड़ा भर चुका है, एक लिमिट होती है हर चीज की, जहां पे आपको एक्शन लेना चाहिए। जहां पे हम जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं वहां पे आपकी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मालूम है वहां पे आपकी जो हकीकत देश के सामने बाहर आ जाएगी, और लगता है कि ये हकीकत बाहर आने से हमारी सत्ता पे खतरा आएगा, वहां पे आप एक्शन ले रहे हैं। लेते रहिए, देश की जनता है, पाप का घड़ा भरना है, भर गया है, आपको मालूम चलेगा आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। पर हकीकत ये अंजना जी, हर मुद्दे पे ये सरकार विफल साबित होती जा रही है, और देश की जनता की आंख खुल चुकी है कि अब इस सरकार पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, और जितनी आवाज को आप लोग कुचलोगे उतनी देश की जनता की आवाज और विपक्ष की आवाज साथ में इकट्ठा होगे। आपकी ये जो अहंकार की जो रीत हो गई है, अहंकार का जो राक्षस आपके अंदर घुस गया है, उसको आपको जवाब मिले। ठीक है, अहंकार का राक्षस वो कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप जवाब सबका दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रेड इस वक्त भी चल रही है, और अब जो इवनिंग शिफ्ट के कर्मचारी वहां पर बीबीसी दफ्तर में पहुंचे हैं, बीबीसी ऑफिस में कर्मचारियों की एंट्री की इजाजत दी गई है जो अपनी इवनिंग शिफ्ट के लिए आते हैं, और वो अपना काम कर सकते हैं। इस तरह की इजाजत उनको आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है, जो इस वक्त भी छानबीन कर रही है। जहां जांच करनी चाहिए अडानी मामले में, वहां आप पीछे हट रहे हैं, और यहां पर जो आपके खिलाफ बोले वो देशद्रोही, उसके खिलाफ तमाम एजेंसियां। जवाब आपका सुधांशु जी। देखिए, मैंने जो भी तथ्य रखे थे, रोहन जी ने उसमें किसी भी तथ्य का तथ्यात्मक उत्तर यानी फैक्चुअल काउंटर नहीं किया। कोई बात नहीं, आरोप लगाया, मैं उसका भी जवाब देता हूं।
देखिए, अभी तक ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन के बारे में बोलते बोलते ऐसा लगा कि सिन्हुआ के भी प्रवक्ता बन गए। सिन्हुआ जानते क्या है? चाइनीज न्यूज एजेंसी। चाइना क्या कह रहा है साहब उस पर जवाब नहीं दे रहे। मतलब अभी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन की पक्ष आड़ तो वो सिन्हुआ तक की आड़ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु आपके सामने समस्या क्या है कि विदेश से जो आपने कहा कि बिल्कुल आवाज कुचलने की बात, तो जहां से विवाद शुरू हुआ, हिंडनबर्ग के ऊपर अमेरिका में किसी भी कंपनी के बारे में रिपोर्ट छापने पे रोक लगा दी गई है। आप में से कितनों ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी गई है? यदि नहीं कहा तो आपने माना कि वो रोक सही है। अगर रोक सही है तो एक आरोपी और दागी से दिखते हुए, मैं दागी नहीं कह रहा, दागी से दिखते हुए मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के ऊपर आप सबको दागदार बनाने लगे। तो ये तो खुद ही आपका चरित्र दिख रहा है कि जिस जिस विदेशी संस्थान के ऊपर बाहर से रोक लग जाए, चलिए कोई बात नहीं। आपको पता है यहां तो सिर्फ इनकम टैक्स का एक नोटिस आया है और वो भी नॉर्मल परिस्थितियों में केवल पूछताछ के लिए। कांग्रेस के जमाने में 1975 14 अगस्त को कांग्रेस के एमपीज ने प्रस्ताव पारित किया था कि बीबीसी को भारत से बाहर कर देना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्टी का वक्तव्य आया था कि ये भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं, इसलिए इनको बाहर कर दिया जाना चाहिए। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड। कोई बात नहीं, चलिए मैं तो इमरजेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। जिस जमाने में शायद लोगों को, दर्शकों को याद नहीं होगा, भारत के इतिहास में एक ऐसा बिल है जो संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने उस पर कभी साइन ही नहीं किए और वो बिल समाप्त हो गया, जिसे कहते हैं ना राष्ट्रपति ने अपनी जेब में रख लिया। क्योंकि संविधान में यह अधिकार है कि यदि राष्ट्रपति वापस भेजेगा, दोबारा संसद भेजेगी तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, पर कितने समय में वापस भेजेगा ये नहीं लिखा है। तो वो ज्ञानी जैल सिंह जी ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट के साथ किया था। वो एक्ट जानते क्या था? 1987 में राजीव गांधी जी की सरकार किसने लाई थी कि किसी भी भारतीय नागरिक की कोई भी चिट्ठी खोलकर पढ़ने का अधिकार सरकार को होगा। जैसे आज कोई ये कह दे आपके सारे ईमेल, आपके सारे एसएमएस, आपके सारे व्हाट्सएप, ये सब सरकार जब चाहे तब देख सकती है। वो आप करने वाले लोग, ये तो राजीव जी के समय में कह रहा हूं, और सवाल पूछ लिया था जिस अखबार ने, उसकी बिजली काट दी गई थी। और तो और मैं बताता हूं, यहां तक तो ठीक है जनाब, अखबारों के कार्यालय पे हिंसात्मक हमला और तोड़फोड़ न याद हो तो डेट के साथ बताता हूं, 13 सितंबर 1994 लखनऊ में जब सपा बसपा कांग्रेस आई, तीनों मौसेरे भाइयों की मिलीजुली सरकार थी, तो सरकार के खिलाफ रिपोर्ट छपने को लेकर 2 बड़े अखबारों पे विधिवत हमला, तोड़फोड़, वहां के लोगों के साथ मारपीट भी हुई थी। अरे साहब, आप क्या बात करते हैं? एक लीगल टेक्निकल इशू के ऊपर पूछताछ करने को लेकर वो लोग सवाल उठाते हैं जिन्होंने बीबीसी का बुरिया बिस्तर पैक कराने से लेके अपने पार्टी में प्रस्ताव पारित कराने से लेके घुसकर तोड़फोड़ तक की, जिन्होंने एक एक आदमी का, मीडिया में क्या लिखा ये नहीं, एक एक व्यक्ति की चिट्ठी पढ़ने का अधिकार मांगा था। ठीक है, इसलिए हम कहना चाहते हैं, आप कितना भी कह लीजिए, आपका अतीत आपको याद दिला रहे हैं वो रोहन जी। है और आज ठीक युवा है, पीढ़ी ठीक है, के पास ठीक है सारी रोहन जी, इंफॉर्मेशन। वो आपका अतीत आपको याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने क्या क्या किया है और इसी बीबीसी के खिलाफ क्या क्या किया था। देखिए, सुधांशु जी की विडंबना है, क्योंकि अच्छे इतिहासकार है, जब लगता है कि वर्तमान के कोई जवाब नहीं हो तो उनके आप कोई भी डिबेट देख लीजिए, तीसरे सेंटेंस के बाद वो 80 में पहुंच जाएंगे। सत्य मजबूरी है, आज बोलेंगे क्या? आज का जो उनका जो डिफेंस है वो पूरा वीक है, जवाब उनके पास है नहीं, क्योंकि ये संयोग नहीं है, भाजपा का प्रयोग है। बात सिर्फ बीबीसी की नहीं है। मैं आपको एक, जो भी इन्होंने केस किए हैं, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो, पीएमएलए की बात हो, क्या एक भी भाजपा के खिलाफ केस हुआ है? बता दे सुधांशु जी। इतिहास में क्यों 40 साल पहले जा रहे हैं? मैं तो अभी की बात कर रहा हूं, बताए ना। आपकी तो मेमोरी बहुत अच्छी है, वाजपेयी का नाम बता दे। क्या वाजपेयी सारे दूध के डुले हुए हैं? यही तो हकीकत है ना, इनकी नीयत में खोट है। अब ये चीन की बात कर रहे थे, ये पहली बार हुआ है कि चीन जो हमारा दुश्मन है वो हमारे ही प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट यूज कर रहा है। कोई गुस्सा नहीं है, हम विरोध करें तो हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आप कब तक हकीकत को छिपाएंगे? देश की जनता आपसे आज जवाब मांग रही है कि 9 साल के बाद आपकी जितनी भी विफलताएं हैं, आपके ऊपर जब कोई सवाल उठाता है, आप उसको देशद्रोही के ऊपर एक्सेल कब तक करेंगे आप? आज हम जो भी मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम लोग आप नोटबंदी की, किसानों के मुद्दे की बात करें, हम जीएसटी की बात करें, हम चीन के मुद्दे की बात करें, हम कोविड मिसमैनेजमेंट की बात करें, जिन्होंने भी इनके खिलाफ अंजना जी आवाज उठाई है, देखिए क्या हुआ है। और ये लोग मैसेज देते हैं, किसी रिपोर्टर के ऊपर एक्शन लिया, किसी पत्रकार के ऊपर लिया, किसी एमएलए के ऊपर लिया, किसी नेता के ऊपर लिया,
जिससे एक मैसेज पूरे देश में जो डर का माहौल है, ये डर का माहौल हट जाएगा। अंजना जी, आपकी डिबेट लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, हर आदमी के दिल में दर्द है, वो छोटा व्यापारी हो, किसान हो, बेरोजगार हो, महंगाई से परेशान हमारी महिला हो, सबके दिल में दर्द है। पर कहीं ना कहीं ये डर जो है उनके दर्द के ऊपर उन्होंने हावी कर दिया है। ये एक जो उनकी शासन की जो स्टाइल है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और राहुल जी ने जो सवाल उठाए उनको भी नोटिस दे दिया। अरे हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, पर आपको जो आज मार्केट में दिख रहा है वो तो गलत नहीं है, वो तो हकीकत है कि पैसे रोज धुल रहे हैं। आप जेपीसी क्यों डर रहे हैं? आप ही चोर, आप ही पुलिस और आप ही जज, आप जो कह दे वो सही। अरे आप जजमेंट आपके हाथ में नहीं है ना, जजमेंट जनता डिसाइड करेगी। आप क्यों जज बन रहे हैं? जो भी आपके खिलाफ बोले, अरे अब तो आपको जजों से भी प्रॉब्लम होने लगी। आपके जो जज का रिकमेंडेशन है उसमें भी आपके मन, ये पहली बार हुआ अंजना जी देश के इतिहास में कि सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को प्रॉब्लम होने लगी। कब तक आप आवाज को कुछ लोगे? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये घड़ा जो है भरने वाला और भर चुका है। आने वाले दिनों में आपको देश की जनता जवाब देगी। ये पहली बार हुआ होगा अंजना जी देश के इतिहास में, अब इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रिकमेंडेशन से भी प्रॉब्लम होना चालू हो गया। ये किस प्रकार की तानाशाही है? आप राजा हैं क्या? आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। डर का माहौल बंद कीजिए, देश की जनता को ज्यादा मत दबाइए। ठीक है, एक दो छोटे छोटे सवाल मुझसे पूछने आप दोनों से, एक एक करके पूछती हूँ, जवाब दीजिएगा ताकि कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। रोहन गुप्ता जी, पहला सवाल आपसे है, बीबीसी अगर अनियमितताएं करे, वो बार बार नोटिस पर भी नॉन कंप्लायंट रहे, तो आईटी उस पर चुप रहे? क्योंकि कुछ दिन पहले डॉक्यूमेंट्री निकली है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी। देखिए, मैंने कहा देश की जनता के जहां रूल की बात है, मैंने कहा नियत में खोट है, आप एक्शन लीजिए ना। पर ये तो नहीं हो सकता ना, ये संयोग नहीं हो सकता है कि जितनों के ऊपर भी रेड हो या छापा किया जाए, ईडी के कार्य, वो सारे विपक्ष के हो या सारे ही सरकार के खिलाफ हो। ये तो नहीं होना चाहिए ना। मैं तो एग्जांपल मांग रहा हूं उनसे कि 3 एग्जांपल दे दीजिए जहां पे एक मिनट अंजना जी, करीब 5000 से ज्यादा पीएमएलए में जो केस हुए हैं, एक वाजपेयी का नाम बता दीजिए, एक वाजपेयी का नाम बताइए सुधांशु जी। जितने आपके खिलाफ में खड़े होते हैं उन्हीं की अनियमितताएं आपकी एजेंसियों को दिखती है, इसमें क्या गलत है? हाँ, आप गिनाइए। मैं बता रहा हूं अंजना जी, एक नाम दवा मरीज को दी जाती है, जिसको बीमारी नहीं उसको क्यों दवा दी जाएगी? एक नाम तो मैं पूछता हूं, 10 साल आपकी सरकार रही, बताइए किस भाजपा एक नाम तो दे दो, एक नाम तो दे दो। किसको आप भ्रष्टाचार के आरोप में नाम दे दीजिए ना, आरोपित? हम तो कह रहे हमारे यहाँ कोई नहीं था, एक नाम दे दीजिए। हमारे यहाँ कोई नहीं था, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 10 साल में आप एक भाजपा बताइए, यही तो आपकी सरकार है। हमारे यहाँ कोई नहीं है भाई, की सीमा होती है। अगर हमारे यहाँ नेता आपके वहाँ हो जाते, कैसे नाम देंगे भाई? अगर बीमारी आपके यहाँ है तो मरीज का नाम हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कोई नहीं है। वाह, अरे भाई, मतलब देश की जनता के सामने आप कहते हैं कि पीएमएलए में एक भी खिलाफ भाजपा के खिलाफ। अरे भाई, अपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, अपने अपनी बारी, विषय से भागिए नहीं और अपने अपने टर्न पे बोलिए तो लोगों को बेहतर समझ में आता है। अब मैं बताता हूं, इन्होंने कहा कि इतिहास की बात कर रहे हैं, वैसे 3 बार ये जो आप बार बार कहते हैं सुधांशु जी, बंगारू लक्ष्मण आपकी पार्टी के कितने स्टिंग ऑपरेशन आपके नेताओं के खिलाफ पहले हुए हैं? एग्जैक्टली, कितने स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं? और अब आप कहते हैं कि हमारा एक नेता गिना दीजिए जो आज तक भ्रष्टाचार के मामले में फंसा। तो मैं तो बात कह रहा हूं, ये बता दे बंगारू लक्ष्मण, एक बात मैं कह दूं, बंगारू लक्ष्मण का केस भारत के इतिहास का भूतपूर्व केस है। ये बताए किस आरोप में बंगारू लक्ष्मण को सजा हुई थी? एक ऐसी चीज जिसमें कोई पता ही नहीं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जिसके लिए पैसे लिए गए। और अब तो सारी बात सामने भी आ गई कि जो लोग स्टिंग कर रहे थे वो कौन थे, क्या थे, और उन्होंने सब प्रकार का किया था, वो अलग बात है। परंतु वहां पर पूरी बात, इसलिए मैंने कहा ना, हमारे किसी नेता के खिलाफ केस दर्ज हुआ हो तो बताइए, आपके 10 साल में आप कितनों को आरोपित कर पाए? हमारे नेताओं के खिलाफ आपने केसेस दर्ज किए, मैं जवाब देता हूं। आपने तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केसेस दर्ज किए और सब के सब अदालत की चौखट पर औंधे मुंह जाके गिरे। आपके जमाने में ही केसेस खारिज हो गए और बाकी में आप चार्जशीट वापस आ गए हिंदू मुसलमान। ये हकीकत थी, इसे कहते हैं विद्वेष की बात। अब मैं जवाब देता हूं। अरे भाई, मैं अपने टर्न पे बोलिए भाई, आप बीच में फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, मान्यवर, मैं अपना बोल पूरा कर ले, मैं आ रही हूं। अब मैं मीडिया पे जवाब देता हूं। आपने कहा कि आज के समय में जवाब दें। अभी देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा के अंतिम चरण में दिग्विजय सिंह जी के सामने से मीडिया का माइक किसने हटाया था? हमने। जब हिमाचल प्रदेश में सवाल पूछा गया था कि 3 हफ्ते में 3 रुपया डीजल का दाम कैसे बढ़ गया, हमसे क्यों पूछ रहे हो? उनसे पूछो। पिछले 1, 2 नहीं 3, 4 वर्षों में एक नहीं अनेक बार कांग्रेस के नेताओं द्वारा पत्रकारों को आक्षेपित किया गया है कि आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं।
ये आपकी हकीकत थी। और चूंकि आपने 3 बार इतिहास वर्ड कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार आपने कहा जुडिशरी में, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई प्राइम मिनिस्टर न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध हो गया हो भ्रष्टाचार का, भ्रष्ट प्रैक्टिसेस का, इंदिरा जी, और उसने न्यायालय के 3 सर्वोच्च न्यायाधीशों को सुपरसीड करके भारत का चीफ जस्टिस बना दिया हो किसी को। और यही नहीं, कमिटेड जुडिशरी की बात कही, कमिटेड जुडिशरी यानी न्यायपालिका सरकार के लिए कमिटेड चाहिए। और ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि जिस जमाने में इमरजेंसी लगी थी किसी कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की थी, सबके दरवाजे बंद हो गए। प्रश्न तो सुधांशु जी आप पर भी उठ रहे हैं ना, भारत आपके राज्यपाल की नियुक्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को आपने फॉर्मर नजीर साहब को तुरंत लगा दिया, उस पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ये बताइए राज्यपाल बनाने में कौन सी बात है? अभी सदाशिवम जी के केस में तो कोर्ट कह चुका है कि इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। फातिमा बीबी जी से लेके रंगनाथ मिश्रा से लेके कितने राज्यपाल अपॉइंट करना, अंजना जी उसी बात की तुलना होनी चाहिए। सुपर सीड करके जजेस को ऊपर कर देना और कमिटेड जुडिशरी की बात करना, और राज्यपाल तो छोड़िए, बहुत छोटी चीज। आपको पता है एक कांग्रेस का सांसद जज रह चुका है और उसके बाद वो हाईकोर्ट का जज बना और रिटायर होने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पे, और रिटायरमेंट के 10 महीने बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गए। जस्टिस बहरुल इस्लाम, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज, 2 बार कांग्रेस से राज्यसभा सांसद, 1 बार लोकसभा लड़के जीत गया। मतलब पहले जज, फिर कांग्रेस का सांसद, फिर जज, फिर कांग्रेस का लोकसभा का प्रत्याशी, और उसके बाद भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण, रिटायरमेंट के बाद कोई 10 महीने के गैप के बाद जज नहीं बनता, वो सुप्रीम कोर्ट का जज। सुधांशु जी देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट जज, लोकसभा, राज्यसभा सब जगह पहुंच गए। मुझे बस ये बता दीजिए सुधांशु जी, इस डॉक्यूमेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, इस एक्शन का कोई लेना देना नहीं है क्या? ये सरकार के मन में नहीं है कि सबक ऐसे लोगों को सिखाना जरूरी है? क्योंकि आप लोग ये मानते हैं ना कि साजिश के तहत ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। मैं इस विषय पे डाइवर्ट नहीं होने देना चाहता। देखिए अंजना, मैं अभी बता रहा हूं, मैं कोई डाइवर्ट नहीं होने देना चाहता, मैं दृढ़ता से कह रहा हूं रिटायरमेंट के बाद नॉमिनेटेड राज्यसभा सदस्य होना अलग है, कांग्रेस के मेंबर के रूप में सांसद बनना और उसके बाद जज बनना जमीन आसमान का अंतर है। और उसके बाद रिटायर होने के बाद 10 महीने के गैप लोकसभा का चुनाव लड़ना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, और उसके बाद 10 महीने के बाद फिर जज बनना। अरे साहब जमीन आसमान का अंतर है, क्या बात है? कांग्रेस का सदस्य रहने वाला व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बना और फिर इस्तीफा देने के बाद फिर चुनाव लड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बना, जस्टिस बहरुल इस्लाम। इसलिए मैं कह रहा हूं जब इतिहास की बात कहें तो बहुत होश के साथ। अब मैं आज की बात पे बात करता हूं। यदि इनको किसी भी प्रकार की आपत्ति नजर आती तो मैंने तो पहले ही कहा, आज की बिल्कुल लेटेस्ट बात करता हूं। बेंगलुरु में भारत का डिफेंस एक्सपो चल रहा है, 32 देशों के रक्षा मंत्री आए हैं, 32 देशों के। यह भारत के लिए नहीं, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है यूरोप के बाहर जब 32 देशों के रक्षा मंत्री किसी जगह पे आए हों और डिफेंस प्रोडक्शन में भारत बड़ा निर्यातक हो गया। मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, बताइए कोई बीबीसी ने स्टोरी की इस पे? ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो 32 देशों के रक्षा मंत्री आए, भारत एशिया में बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्टर था, डिफेंस का स्टोरी इंपोर्टर था, अब एक्सपोर्टर में तब्दील हो गया भारत। बताइए कौन सी स्टोरी की? उनकी स्टोरी बनाने की और नहीं करने की और करने की क्षमता उनकी है, फैसला उनका होगा। ये थोड़ा ना कोई पार्टी तय करेगी कि कौन किस पार्टी में। इसी पर तो हर दिन यहाँ पर बहस होती है कि बहस क्या होगा, ये मैं और मेरा चैनल डिसाइड करेंगे। अंजना जी नहीं अंजना जी सुनिए, मैंने जो कहना चाह रहा था वो ये था, आज की स्टोरी नहीं कर रहे हैं और 20 साल पहले जो सर्वोच्च न्यायालय से भी मामला खारिज हो चुका है, अगर वो कोई स्टोरी कर रहा है और उसके बाद उसको मुद्दा बना रहा है तो ये भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है, भारत की संप्रभुता का अपमान है। और ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिकी सेनेट को लिख के भेजा था अपनी सरकार के समय में कि मोदी जी को वीजा मत देना, जबकि मोदी जी ने जिंदगी में कभी वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया। भारत की संप्रभुता का मजाक इन्होंने अपने जमाने तक से उड़ाया हुआ है। रोहन जी क्या बात कर रहे हैं? रोहन जी आज की बात करिए, रोहन जी 20 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय से खारिज हुए मामले को ये सच है कि एक पैटर्न देखा जा रहा है। रोहन जी ठीक है, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, मेरा प्रश्न भी सुन लीजिए। एक पैटर्न देखा जा रहा है, जब जब संसद का सत्र आता है एक विदेशी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अनुसार पेगासस से लेकर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और अब हम देख रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। क्या जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट्स का सहारा और फिर उनके प्रवक्ता हमारी विपक्षी पार्टियां बन जाती हैं इन एजेंसियों की, उसी हिंडनबर्ग की जो खुद वहां पे यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जिस पर रोक लगी है, शॉर्ट सेलिंग का काम करता है।
अंजना जी देखिए, जब तक भाजपा विफलता की तरफ जाती है, तिरंगे का दामन लेकर अपने आप को छिपाने का प्रयास करता है। अभी उन्होंने कहा, अरे तिरंगा अब आपको नहीं बचाएगा, तिरंगे ने भी देख लिया है कि आपने कितना अपमान किया है। और मैंने जो सवाल पूछा कि 5400 में से एक भी केस भाजपा के खिलाफ है, नहीं, क्योंकि तो कैसा वॉशिंग मशीन है, जो भी अंदर जाता है साफ होकर निकल जाता है। बाहर खड़े ही आइए, वेलकम कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, रेड्डी बंधु हो, येदुरप्पा हो, हेमंतो विश्वास की हम बात करें, नारायण राणे की हम बात करें, सोमेन मित्रा की बात करें, ऐसे में कम से कम आपको 35 लीडर गिनवा सकता हूं। जो इनकी शिंदे सरकार है उसकी हम बात करें, 35 से ज्यादा ऐसे लीडर हैं अंजना जी जो बीजेपी में ज्वाइन हुए। नए एक्शन की बात जाने दीजिए, जिनके खिलाफ सीबीआई, ईडी वगैरह के नोटिस थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये क्या प्रयोग है? क्या ये सहयोग है? क्या आपका ये प्रयोग है? आपको देश की जनता जवाब तो मांगेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी नीयत में खोट नहीं होती जब आप भाजपा के जो साथ रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी अगर एक्शन लेते हो तो आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठता। पर यहां पे जो आप सवाल उठा रहे हैं आपके सामने ही है। अगर 5400 में से एक भी केस भाजपा के खिलाफ नहीं है तो आपके देश की जनता को तय करना है कि आम आदमी की क्या गलती है। और आप हर बार जो कहते हैं कि ये रिपोर्ट आ गई, ये रिपोर्ट आ गई, अरे आपकी सरकार है, आप क्यों शेयर मार्केट को गिरने दे रहे हैं? आपको लगता है कि वो रिपोर्ट में गलती है, आप जांच करके देश की जनता के सामने लाइए, जिसका कॉन्फिडेंस वापस आए। आपको वो भी नहीं करना है। कब तक आप बाहरी ताकतों के नाम के अपनी विफलताओं को छिपाते रहेंगे? आपको देश की जनता को जवाब देना है। और कब तिरंगे की आड़ मत लीजिए, ये तिरंगा पहले भी मजबूत था, आप नहीं रहेंगे तब भी मजबूत होगा। तिरंगों के भाजपा की बैसाखी की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए ये सब। तिरंगा मजबूत है और रहेगा। आपकी नीयत में जो खोट है उसको हटाइए। आप कब तक देश की आवाज को कुचलने का प्रयास करेंगे? चीन हमारी सरजमीन पे घुस जाए, हम चुप रहे। कोविड में आपका मिसमैनेजमेंट हो, हम चुप रहे। किसानों को आप मार दे काले कानून लाके, हम चुप रहे। आप महंगाई बढ़ाते जाए, पेट्रोल के दाम कम ना करें, हम चुप रहे। आप लोग बेरोजगारी बढ़ाते जाए, हम चुप रहे। जो भी आवाज उठे, देश की जनता के लाखों करोड़ डूब जाए, हम चुप रहे। अरे कौन सी भाई साहब आप यहाँ पे तानाशाही लेके आए हैं क्या? देश की जनता है, आवाज तो उठाएगी। आप और इतिहास में क्यों जा रहे हैं भाई साहब? सरकार तो आपको अभी बनी है, 9 साल के आपको लोगों ने वोट दिए हैं, तो आप अपनी बात कीजिए ना। कब तक मोदी जी करते रहेंगे? और आप मोदी जी छाती ठोक के संसद में कहते हैं कि मैं भारी पड़ रहा हूं। अरे वही छाती ठोक के चीन पे भारी पड़ते तो हम आप देश की जनता उनके साथ में खड़ी रहती। वही ईमानदारी से स्वीकार करते कि हमारी कई गलतियां हुई है, हम साथ में खड़े रहते हैं। वही ईमानदारी से जांच करते, हम साथ में खड़े रहते हैं। और वही ईमानदारी से महंगाई और बेरोजगारी हटाने का काम करते, हम साथ में रहते हैं। और जैसे ही आपकी सत्ता की जो राक्षस है वो खतरे में आता है, आपको हिंदू मुसलमान याद आ जाता है। बंद कीजिए नाटक। पूरे देश की जनता आपके इस नाटक से थक चुकी है और आपकी जो सही नीयत है अब सामने आ रही है। और आपको जो डर लगता है रात को 2 बजे भी आपके खिलाफ सपने में भी कोई सोच ले तो आप उसको भी आप अरेस्ट कर लो, वो आपकी मानसिकता हो गई है। इसमें से बाहर आ जाइए। देश की जनता आपकी हकीकत को समझ चुकी है। आरोप बड़ा गंभीर है सुधांशु जी दरअसल, और वो आरोप ये है कि आप भय पैदा करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई होती है। देखिए अंजना जी, मैंने जितनी बातें पिछले वक्त में एक इसमें जोड़ रही हूं, एक सेकंड सुधांशु जी, हम G20 होस्ट करने वाले हैं। आदरणीय रोहन जी, हम G20 होस्ट करने वाले हैं। पूरा विश्व जानता है वो जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी और उसके बाद से अब ये कार्रवाई, मतलब ये प्रश्न सभी के मन में आएगा ना उसकी टाइमिंग को लेकर। हाँ, सुधांशु जी, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए अभी हमारे आदरणीय रोहन जी, आपने देखा महंगाई, किसान, पेट्रोल, चाइना, हिंदू मुसलमान, सारे विषय पे चले गए। ये तब होता है जब आपको लगे कि मुख्य विषय पर आपके पास काउंटर करने को फैक्ट नहीं है, तो फिर घूमना शुरू कर दीजिए। मगर मैं मुख्य विषय पर ही रहते हुए बोलता हूं। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग की थी। ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और मैंने कंपनी से कमिटमेंट ले लिया कि 1 हफ्ते बाद इसको खरीदूंगा, मगर दाम आज का देना पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद यदि 100 का 120 हो गया तो 20 रुपए का कंपनी को फायदा और 100 का 80 हो गया तो कंपनी को नुकसान। हिंडनबर्ग पे यह आरोप लगा कि उसने सिर्फ यही अडानी के साथ नहीं, तमाम कंपनियों के साथ किया कि उनके भारी मात्रा में शेयर खरीदे और जब शेयर मार्केट क्रैश कर गई तो करोड़ों रुपए कमाए। अब अगर लाभार्थी तो हिंडनबर्ग है और साथ ही उसके आप लोग हैं, तो संदेह तो दूसरी तरफ जाना चाहिए कि अगर उसने इतना भारी मात्रा में पैसा कमाया है उसको साथ क्यों दे रहे हैं। और यदि अमेरिका में प्रतिबंध लगा तो किसने अमेरिका में खड़े होकर कहा है कि साहब एक मीडिया हाउस पे प्रतिबंध है। मैं पूछना चाहता हूं, आप अमेरिका का एक विपक्षी दल बताइए जिसने यह बयान दिया हो
कि किसी मीडिया हाउस के ऊपर रिपोर्ट छापने पर प्रतिबंध है, क्योंकि वो यह मानते हैं कि जो वहां की कार्रवाई हो रही है एजेंसी के द्वारा सही है। छाती पीटने के लिए सिर्फ यहां वाले खड़े होते हैं। और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं। यदि करोड़ों करोड़ रुपए उस कंपनी ने कमा लिए और उसके साथी, लाभार्थी वो है, साथी वो है, दागी वो है, और इधर भी संयोग सी बात है समर्थन देने वाले वही हैं जो आरोपी हैं। आरोपी उधर भी, आरोपी इधर भी, लाभार्थी उधर भी, साथी इधर भी। तो संदेह तो दूसरे प्रकार का पैदा होता है जो आप पूछने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं टू द पॉइंट विषय के ऊपर रहते हुए ही यह बात कहना चाहता हूं कि बीबीसी हो, हिंडनबर्ग हो, चाहे ग्रेटा थर्नबर्ग हो जो कहती है भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, फिर चाहे राफेल के ऊपर बात हो, ये हमेशा आपका इतना फॉरेन कनेक्शन क्या रहता है। और फिर चाहे कोई संदिग्ध व्यक्ति क्रिश्चियन मिशेल निकले, गाइडो हेस्के निकले, ओटावियो कॉट्रोची निकले या एंडरसन निकले, ये हाथ का विदेशी साथ बहुत गहराई तक क्यों दिखाई पड़ता है। आपने 20 साल कहा था, पूरा 20 साल हमने आपको हाथ का विदेशी साथ इतनी गहराई से क्यों? रोहन जी, इस पर जवाब, स्पेसिफिक जवाब। जब कोई विदेशी रिपोर्ट आती है उसको लेकर लटक जाता है। जी, मैंने जो भी सवाल पूछे, देखिए वापस सुधांशु जी बेचारे मजबूर है, क्या करें, बोलने के लिए कुछ है नहीं। मैंने कहा पीएमएलए में एक भी भाजपाई का नाम दीजिए, एक भी भाजपाई है नहीं। ये ऐसा वॉशिंग मशीन है, सुधांशु तो साफ सुथरे दिख रहे हैं, बस जो काले धुले हैं सारे ही साफ हो गए। जवाब इनके पास है नहीं। हमारा डिबेट इसी मुद्दे पे था कि आप जो एक्शन ले रहे हैं वो विंडिक्टिव है और आपका जो माइंडसेट है वो आपकी नीयत में खोट है, इसका तो कोई जवाब नहीं। और आप विदेशी की बात कर रहे हैं, आपने कहा हिंडनबर्ग की बात की, तो अगर आपको लगता है कि सच है, आज शेयर मार्केट रोज नीचे आ रहा है आपके सामने, ये हमारी बात नहीं है, देश की जनता के लाखों करोड़ डूब रहे हैं, तो आप जांच करा लीजिए ना, क्यों डर रहे हैं? अरे आप आके क्यों यहाँ पे सफाई दे रहे हैं? संसद में चर्चा कर लीजिए। हमने तो चर्चा की मांग की थी, हमने तो कहा नहीं और कुछ। चर्चा से जब आप दूर भागते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। जो भी चर्चा से दूर भागता है उसकी नीयत में खोट है। आपने कहे 3 काले कानून, यही 3 काले कानून पे आपने हजारों डिबेट की थी सुधांशु जी, और यहाँ पे डिफेंड किया था, तो वापस क्यों लिए? अगर अच्छे थे तो वापस क्यों लिए, और गलत थे तो लगाए क्यों? दोनों में से कोई जवाब नहीं है। ये देश आपके प्रयोगशाला नहीं है आपके अहंकार की, कि यहां पे आप कुछ भी डाल दें, प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग करें और विफल होने के बाद राष्ट्रवाद के लपेटे में आके देश की जनता को गुमराह करें। अगर विफलता है तो देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और मैंने जो भी मुख्य मुद्दे सारे बात किए, यही मुख्य मुद्दे हैं जिनके आपको ध्यान भटका रहा है। आप यहां पे आगे डिबेट करते हैं, कब तक राष्ट्रवाद की बात करेंगे? हम सब राष्ट्रवादी हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि जहां पे आपकी गलतियां हैं उसके ऊपर आपके ऊपर ध्यान नहीं करेंगे। और आप 8-9 साल हो गए आपकी सत्ता में, एक गलती गिना दीजिए आपकी, अगर हुई हो, आपने ईमानदारी से मानी हो। कोई गलती नहीं हुई। क्या आप लोग इतने बड़े हो गए कि आपकी कोई गलती नहीं हुई है? हर बार आपने बिना एनेस्थेसिया के देश की जनता के ऊपर ऑपरेशन कर दिया, अपनी चीजें थोप दी, अपने कानून थोप दिए। जब देश की जनता परेशान हुई उसको वापस ले लिया, जिसने विरोध किया उसको आतंकवादी बता दिया, देशद्रोही बता दिया, उसके ऊपर एक्शन कर लिया और कहीं ना कहीं जो मामले को समेट दिया। इस तरीके से बात नहीं चलेगी। आप बोलते हैं बिना एनेस्थीसिया एक्शन लीजिए, आपकी तो सरकार है, आप तो हर आदमी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। बिना एनेस्थीसिया किए सर्जरी कर देते हैं आप लोग। विंडिक्टिव एक्शन है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सभी पार्टियां इसे आपातकाल कह रही हैं, इमरजेंसी कह रही हैं। सुधांशु जी, मुझे पीएमएलए तो बताइए, पीएमएलए में एक नाम किसान काला कानून, अपने नेताओं का नाम बताइए जो वो पूछ रहे हैं। और हमसे एक नेता हमारा कोई नेता नहीं है पीएमएलए में, इसीलिए तो मैंने पूछा। अपने दौर में बता दीजिए आप किसको आरोपित कर पाए थे। आपने जो केस लगाए थे, आप भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं लगा पाए थे, झूठे केस आपने लगाए थे, वो सारे खत्म हो गए। हाँ तो ठीक था, मैं तो कह रहा हूं ना, कोई नहीं था, कोई नहीं था भाई। वाह, तो नारायण, अरे भाई धुले क्या, कोई गंदा होता तो धुला होता ना। आपने आरोप लगाए थे तथा कथित हिंदू आतंकवाद के 40% कमीशन सरकार, आप वही आरोप लगा पाए थे और किसी को नहीं। कमीशन सरकार कर्नाटक में 40% कमीशन सरकार, क्या बताइए क्या हुआ? रोहन जी, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, जवाब दीजिए ना। रोहन जी, आपके बीच में नहीं सुनने नहीं आए। एक लाइन बीच में रिबटल करना ठीक है, लेकिन लगातार मत बोलिए ना। 2 लोग बोलेंगे सर तो दर्शकों का टाइम वेस्ट। रिबटल की अंजना जी, मैं ये चाहूंगा, पता है दर्शक देख रहे हैं, नहीं मैं विपक्ष से, दर्शक देख रहे हैं कि जब फैक्ट्स कमजोर होते हैं तो यही करना पड़ता है। डिबेट के अंतिम चरण में आके डिस्टर्बेंस के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। एक भी नेता का नाम नहीं है। हाँ, अब मैं बता रहा हूं। हाँ, एक नेता का नाम नहीं है पीएमएलए में भाजपा। कमीशन की बात बताता हूं। अरे नेता छोड़िए, अरे नेता तो छोड़िए जनाब,
भारत के अगर पहली बार प्रधानमंत्री किसी आरोप के संदेह के घेरे में आई तो नागरा वाला कांड इंदिरा गांधी, यदि भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा तो बोफोर्स कांड राजीव गांधी, और यदि भारत के किसी प्रधानमंत्री को कोर्ट में खड़ा होना पड़ा के बाद भ्रष्टाचार के आरोप पे तो नरसिम्हा राव, अरे नेता तो छोड़ो भाई, तुम्हारे तो सब प्रधानमंत्री बेटे में आ चुके, तो बाकी तो बात छोड़िए। अब देखिए डिस्टर्बेंस के अलावा विकल्प क्या है, क्या करें, मजबूरी है। इसलिए मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, आप सब विषयों पे घूम गए, किसान, काला कानून, तो मैं दर्शकों को फिर अब इस टॉपिक पे भी एक बता देना चाहता हूं। भारत में एक राज्य है जहां काला कानून आज भी है, तथाकथित काला कानून केरल में है, क्योंकि एपीएमसी एक्ट नहीं है। काहे वहां मुद्दा नहीं उठ रहा भाई? क्यों नहीं उठता? क्योंकि आपको पता है दिल्ली में कुछ और, केरल में कुछ और। इसीलिए आपकी तथाकथित काले कानून की बात पे पंजाब में किसी ने विश्वास नहीं किया, साफ हो गया। और जो सबसे बड़े किसान नेता थे पंजाब में, उनकी जमानत जब्त हो गई। जो सबसे बड़े किसान नेता थे उत्तर प्रदेश में, उनके गांव में भाजपा को वोट ज्यादा मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके बूथ पर उन्हें उतने वोट भी नहीं मिले जितने लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे। लेकिन कानून तो तीनों वापस लिए ना सुधांशु जी आपने। अभी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया है सर, वो लिख रहे हैं आफ्टर प्रैक्टिकली शटिंग डाउन एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ऑक्सफैम द बीबीसी इज नेक्स्ट इन लाइन, शेमफुल। वो ये कह रहे हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम और अब बीबीसी को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। जवाब दीजिए। जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम सरकार के खिलाफ है, ये इकोसिस्टम सरकार के खिलाफ काम करता है। अब देखिए मामला कहां पहुंच गया। नहीं अंजना जी, अरे सुनिए, तो मैं तो अपने पहले वक्तव्य में इसका जवाब दे चुका हूं। चिदम्बरम साहब यही तो बोल रहे हैं ना कि प्रैक्टिकली शटिंग डाउन, दे हैव एक्चुअली शट डाउन। भाई क्या बोल रहे हैं भाई? मैंने तो बताया ऑफिस बंद करके ताला लगा के जो इंग्लैंड के कर्मचारी थे उनको वापस भेज दिया था। अच्छा मजाक है, चिदम्बरम साहब को भी नहीं ध्यान रहता क्या? अरे प्रैक्टिकली बोल रहे हो आप, तो एक्चुअली कर चुके हो जो। ठीक है, उसकी बात बहुत कम बचा है, 30 सेकंड आप दोनों को दे रही हूँ। रोहन गुप्ता जी आपसे शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा करने। ठीक है, लास्ट में जवाब दीजिएगा रोहन जी। सरकारी, आपने विदेशी साजिश पर कुछ नहीं बोला सर। विदेश से एक रिपोर्ट आती है और पूरा विपक्ष देश में उसको लेकर लटक जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी, हमने सिर्फ ये कहा कि अगर वो रिपोर्ट आई है और अगर शेयर बाजार उसको रिएक्ट कर रहा है, लाखों करोड़ जनता के धुल गए हैं, उसके ऊपर जांच हो, जेपीसी बैठे, हम डिस्कशन मांग रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उसमें गलती है, यही विपक्ष की जिम्मेदारी है। जैसे जयराम जी ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सरकार की बौखलाहट ही दिखा रही है कि दाल में कुछ काला है। हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी दाल ही काली है यहाँ पे। अरे क्यों दूर भाग रहे हैं? अगर आप उसको लगता है कि आपका कोई लेना देना नहीं है तो जांच करवाइए ना। आप जेपीसी से क्यों दूर भाग रहे हैं? अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो जेपीसी से क्यों दूर भाग रहे हैं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जवाब सुन लीजिए, आप क्यों जवाब सुन लीजिए रोहन जी, अब जवाब सुन। सुधांशु जी 30 सेकंड आपको मिलेंगे। देखिए, किसी भी स्वयं में आरोपी मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के आधार पर विश्व में कोई उदाहरण बता दे जहां जांच हुई हो। मगर एक लाइन सिर्फ कह देता हूं, रोहन गुप्ता जी ने बोला ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। अंजना जी, ये संस्कृत का बड़ा फेमस कहावत है, पर पूरा श्लोक लोगों को नहीं पता। उस संदर्भ से अपने आप इस विषय का भी उत्तर आ जाता है। वो ये है, न निर्मिते न दृश्यते कदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात न कभी बना, न देखा गया, न सुना गया कि सोने का मृग होता है, फिर भी रघुनंदन को भी तृष्णा ने ऐसा घेर लिया था, शायद विनाश काल में विपरीत बुद्धि हो जाती। मान्यवर, ये सोने के हिरण के संदर्भ में लिखा गया है, वो मृग मरीचिका थी, उसी में आप फंसे हैं। ठीक है, कौन फंसा है, कौन फंसा रहा है और कौन फंस सकता है, इन सब पर नजर रहेगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।